Are you ready? Are you fully ready? Okay, thank you. Okay बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो क्लास है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, कंप्यूटेशन है, कैलकुलेशंस। तो जो सवाल बनेगा, एक कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ही ये पूरा लॉ बना है। तो कैलकुलेट करने की आज बिस्मिल्लाह, आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैलकुलेशन होती कैसे है। और इसमें आपको एक मैप मिलेगा जिसमें आप आराम से आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो बच्चों को होते हैं आपको नहीं होंगे अगर आप इस मैप को समझोगे। इनकम टैक्स बहुत कम्प्लेक्स है कंपेयर टू सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स की कम्प्लेक्सिटी एक अलग तरीके की है, वो प्रोफेशनल्स को फेस करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स को नहीं, क्योंकि सेल्स टैक्स फैला हुआ है। कोई चीज सेक्शन में लिखी है, कोई चीज रूल में लिखी है, कोई चीज एसआरओ में लिखी है। तो जो पढ़ाने वाला होगा, जो प्रोफेशनल होता है, उसको ढूंढने में दिक्कत होती है। मगर अगर उसने ढूंढ लिया तो एक जगह पे सीधी सीधी बातें होती है। उसमें एक 7 स्टेप फार्मूला है जिसके थ्रू पूरी कैलकुलेशन आप सीख लोगे। उसमें एक फॉर्मेट है, फॉलो करो, सवाल कहीं नहीं जाता। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स एक कॉम्प्लेक्स चीज है, उसे कंट्रोल में लाने के लिए, ताकि वो चीज आपको ग्रिप में हो। तो इसका आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके आज आप समझोगे कौन से स्टेप्स होते हैं। देखो, इसमें बेटा एक बात तवज्जो रखना, चीजें याद करने की भी कोशिश करो, डिले ना करो, डेफर ना करो, ठीक है। क्योंकि हम डिले करते हैं, उसकी वजह से चीजें पाइल अप हो जाती हैं और फिर हम बाद में हैंडल नहीं कर पाते। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? जो चीज आज याद कर सकते हैं और अभी याद कर सकते हैं, क्लास में मौजूद हैं, घर में भी क्लास ही देख रहे हैं, तो अभी याद कर लें। मैं आपको एक अपने दोस्त की बात बताऊंगा। वो बंदा सिविल सर्विसेज एकेडमी में मेरा कोर्समेट था, बैचमेट था। लकीली मेरे साथ जो सेम विंग में था। लकीली इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने उससे कुछ चीजें सीखी। अच्छा, वो बंदा बिल्कुल नहीं पढ़ता, ऐसा मतलब बिल्कुल पढ़ने से ऐसा एज इफ के दुश्मनी थी। सीएसएस पास। तो मैं सोचता था, बोलता तो नहीं था। वहां पे ना जरा ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है तो आदाब बड़े होते हैं, आदाब, है ना, बुरा नहीं। हर किसी के साथ बात करते हुए सर सर करते हैं, सर आप कैसे हैं, अंदर में कुछ भी बोलो, भाई सर कैसे हैं। तो सारे जो सिविल सर्विस, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस सर्विस, फॉरेन सर्विस, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, एफपीआर, कस्टम्स, पोस्ट ऑफिस, सारे एक साथ ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मिल रही होती है। इसको कहते हैं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मेरे बैच में जो बंदा था, मैं सोचता था इसने सीएसएस कैसे किया होगा, ये तो कुछ पढ़ता ही नहीं है। एक दफा उसने इवन, अभी आप हैरत की बात यह है कि जो क्लासरूम है ना, इसमें पता नहीं क्या ऐसी चीज है कि अच्छे खासे बंदे को भी वो जो है ना बच्चा बना देते हैं। उसने एक दिन क्या किया, इस बंदे ने पेपर का जहाज बनाया और टीचर को मारा। बिलीव नहीं, हम देख रहे हैं वो करता क्या है। बाद में मुझे पता चला कि इसकी क्या, ये इन हरकतों की वजह क्या थी। भाई वहां पे भी इम्तिहान होता है, एकेडमी में तो जाते हैं, ऑफिसर तो बन जाते हैं, बट इम्तिहान देना पड़ता है। अब उस बंदे के जो व्यूज थे वो एथिस्टिक थे, एथिस्टिक। एथिस्ट है नहीं अल्लाह को पता, बट एथिस्टिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ। वो मजहब से उसकी बहुत नहीं बनती, तो उसको पता था मेरी मजहब से बनती है। तो हमारा एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था इस्लामिक फाइनेंस। जो पढ़ा ही नहीं था, ना क्लास में गया ना पढ़ा। अब कल पेपर मेरे पास आया, ऐसा बंदा जिसको मजहब से बिल्कुल, कहता है यार सुनियो भाई मुझे कुछ पढ़ा दो। तो मैंने कहा यार अब कहाँ पढ़ा दो, अभी तो कल पेपर है। नहीं नहीं, आप एक काम करो, मुझे ना बस 4-4 पॉइंट बता दें। कितना टाइम तो दोगे ना? मैंने कहा यार इतना तो टाइम दे सकता हूँ, मगर ये टोटल इतने टॉपिक से इसके 4-4 पॉइंट लिखना शुरू करें आप। तो मैं ऐसे ही कर रहा यार, क्या क्या नहीं करेगा मैं, उसने नहीं आखिर में आगे क्या क्या करेगा। तो मैं अपनी तरफ से नोट्स बना के बैठा हूँ, जबरदस्त किस्म की क्वालिटी नोट्स और चीजें और कुछ चीजें। अब मैं देख देख के उसको बता रहा हूँ, यूँ देख देख के ना, ये पॉइंट होता है, ये मुदारबा होता है, ये मुशारका होता है, इस फाइनेंस की ये एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज। तो उसको लिखता गया लिखता गया लिखता गया। सच्ची सीरियसली, दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस टीचर का।
लिखने के बाद अब वो लिख तो रहा था तवज्जो से, उसका पता नहीं क्या एक उसके अल्लाह ने उसको ज़हन दिया हुआ है। लिखने के बाद में क्या करता है, पेपर उठा के कहता है फाड़ देता है। मैंने कहा अच्छा होना नहीं था, यही तो होना था। तो मैंने ऐसे ही मजाक किया उससे। मैंने कहा हो गई तैयारी? कहता हो गई, पूछ जो पूछना है। मैंने कहा पागल है क्या, पूछ तो पूछना है। मैंने उससे पूछना शुरू किया, बिलीव मी एंड आई वाज सरप्राइज्ड, दिस गाय वाज एन इविल जीनियस। और जो मुझे याद नहीं है वो बता रहा था, और एक ऐसा बंदा जिसने 2 मिनट पहले, और यकीन करना जब रिजल्ट आया 20 मार्क्स थे, मेरे 18 थे, उसके 19 थे। दिस इज द एग्जाम सिस्टम जिसकी तुम तैयारी कर रहे होते हो। अक्लमंदी से काम करो, मेहनत नहीं चाहिए, अक्लमंद मेहनत चाहिए। मैं उसको पकड़ा जब रिजल्ट आया, मगर ये दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, ये कैसे हो सकता है यार। मैंने कहा व्हाट इज द सीक्रेट, नाउ टेल मी द सीक्रेट। पता है उसने क्या बताया? उसने कहा यार जब आप बता रहे थे ना, तो मैंने ये मेरे वो कहता मैं प्रेजेंट लर्नर हूँ, प्रेजेंट जो अभी कर सकता हूँ ना मैं उसी वक्त करता हूँ। वो इतना उसका माइंड वक्त के साथ शार्प हो चुका है कि इन फ्लो को ना रोक लेता है। ठीक है, आप ध्यान में रखें, आपकी जो जब आप चीजें याद करते हो तो केमिकल प्रोसेसिंग होती है बेटा। अगर चाहो ना, यकीन करो, आप भी ये कर सकते हो। मैंने करके देखा एंड आई वाज सरप्राइज कि चीजें उस वक्त याद हो रही हैं। एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, इस दौर की में तो लोगों के लिए पता नहीं कितना बड़ा मुश्किल है ये समझना कि अहादीस को साहबा ने याद किया। हजरत अबू हुरैरा, कितनी हजार अहादीस है। आप छोड़ें साहबा तो हमारे नबी के साथ थे, बाद में आने वाले मुहद्दिस हजारों अहादीस, नाम लो शुरू। अभी हाफिज कुरान छोटे बच्चे लफ्ज लो शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, द वे यू ट्रेन योर माइंड। बेटा जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना, थोड़ी सी सख्ती अभी की बर्दाश्त कर लो, बाद में आसाइश हो जाएगी। अभी की सख्ती क्या है, पढ़ना मुश्किल है, आसान हो जाएगा अगर हम खुद को आदी करें तो। और जिन स्किल्स को मैं रिकमेंड करूंगा उसमें से सबसे बड़ा स्किल पता क्या है, प्रेजेंट लर्निंग। अभी सीखो, अभी याद करो, अभी, बाद में नहीं। घर जाके या किसी दोस्त से तो बैठे क्यों फिर, समझ रहे हो। और जो बच्चा नोट्स बनाता है ना, कॉपियस नोट्स डिटेल जरूर बनाओ, मना नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा डिसेप्शन ये अपने आप को दे रहे होते हैं, नोट्स में आ गया ना भाई, नोट्स में इधर थोड़ी है, नोट्स साथ थोड़ी जा रहे होते हैं। तो याद करने के लिए लर्निंग को डेफर ना करो, ठीक है बेटा। तो मैं आज का लेक्चर किसी को नहीं चाहूंगा कोई डेफर करे, कोई डेफर नहीं करेगा। अभी के अभी हम चीजों को याद करेंगे। और ये वाला जो होगा, मैं चूंकि ऑब्वियसली ये स्लाइड के थ्रू नहीं दूंगा, ये इस तरह लिखता जाऊंगा, आप लिखना चाहो लिख लो, वरना क्लास के बाद जैसे मैं स्लाइड शेयर करता हूँ इसको भी शेयर कर दूंगा बेटा। अब ये किस तरीके से होगा बेटा, मोहम्मद अयान बिल्कुल स्लाइड्स जो है बिल्कुल स्लाइड से करें, सारी चीजें बेटा उसमें परफेक्ट है, कोई भी चीज उसमें कमी बेशी नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे प्रैक्टिस के, भी मैं समीर से यही बैठ के प्लानिंग कर रहा था कि अगली प्रैक्टिस कैसे होगी, नेक्स्ट क्या होगी। वी प्लान फॉर एवरी क्लास बेटा कि अब ये है, अब आपने ये करना है, अब इस पे प्रैक्टिस करानी है। आज की क्लास पे वैसे ही सवाल बने हुए हैं, और मैं हंस रहा था कि यार 30 सवाल क्यों बनाया हमने, पागल है, 30 सवाल का टॉपिक ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा यार तुम हाथ हल्का रखना, 10 करा देना। वो कहते सब देखेंगे, अगर बच्चों को अच्छा लगा तो इसी करा देंगे। मैंने आपको करा दो, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं बेटा कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो प्रैक्टिस करना मत। देखिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, प्रैक्टिस का फायदा ही नहीं है। एक याद रखना ये कि प्रैक्टिस रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीथिंग इज इन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझा, आगे क्या है, माइनस प्लस आपने अभी तक जो प्रैक्टिस की है उसमें क्या है, ऐसे ही है इंटायर प्रैक्टिस। मगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी तो, नहीं होगी ना फंस जाओ। ठीक है, चलें अब बिस्मिल्लाह करते हैं मेरे बच्चों। इल्मा तवज्जा बेटा, सारे बच्चे तवज्जा, ऑनलाइन के बच्चों सारे तवज्जा। हम आज रिकनेक्ट करेंगे पहले, लाइक आई ऑलवेज डू। कनेक्ट कहां तक पहुंचे हैं, सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया था, चार्जिंग सेक्शन से। रिमेंबर सेक्शन, क्या लिखूं, सेक्शन 4। उसमें टैक्स इंपोज किया गया था, कौन सा, इनकम टैक्स। किस पे, पर्सन पे। और कौन सा पर्सन,
कितने कितने 7, कौन सा, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, बाकी सारी चीजें आपको याद हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड चीज क्या थी, टैक्सेबल इनकम। उसके बाद क्या थी, टैक्स ईयर। क्या होता है, अब समझ आ गया, कितने होते हैं, कौन से, सारी चीजें ठीक है, बिल्कुल सही है, मदरसा होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, टैक्स रेट्स। अब थोड़ी तवज्जो सिर्फ टैक्स रेट पे, 2 लफ्ज हैं, टैक्स रेट इज नॉट अ टॉपिक, कोई कुछ भी नहीं है। रेट के बारे में सिर्फ 2-3 बुनियादी बातें समझाऊंगा, फिर मैं मेन टॉपिक पे जाऊंगा। रेट मेरा बच्चा, अगर हम जाएं तो पर्सन्स में एक पर्सन है इंडिविजुअल, एक पर्सन है एओपी, और एक पर्सन है कंपनी, जिनकी बात हो रही है। आज के लिए सिर्फ इतना सुन लो कि इंडिविजुअल और एओपी का जो रेट है वो टेबुलर फॉर्म में है। टेबुलर फॉर्म का मतलब है एक टेबल गिवन है और उसके हिसाब से रेट देखना पड़ेगा। इनकम बढ़ती जाएगी तो रेट बढ़ता जाएगा। ये किसके लिए है, ओके, यानी इनके लिए जो रेट्स है वो क्या है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे। और गुड न्यूज इज ये एग्जाम में गिवन होते हैं रेट्स ऑलवेज, रेट्स कभी भी एग्जाम में नहीं होते, रेट्स गिवन होंगे, जो भी रेट होंगे टेबल में, सिर्फ आपको अप्लाई करना आना चाहिए। रेट का टेबल में इनकम देखो, अप्लाई करने का क्या मतलब, सीधा देखो इनकम। अगर सपोज करें एक टेबल में रेट गिवन है 10% और आगे लिखा है 15 लाख से लेके और 30 लाख तक, तो ये ढूंढने में क्या मसला, इसका मतलब इट्स नॉट इवन अ टॉपिक फॉर मी। और दूसरा पर्सन है कंपनी, जबकि कंपनी का रेट है फिक्स्ड। इनकम चाहे कुछ भी हो, रेट क्या होगा, ये किसके लिए, दैट्स इट। आज के लिए बस इतना। हमें रेट के बारे में ना कोई कोई थीसिस नहीं लिखनी, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि रेट जब आएगी बात तो सामने रखे होंगे उस वक्त सिखाऊंगा कि ये देखो इस टेबल का ये रेट लगाओ, ये लगाओ, ये तरीकेकार है। बाकी चीजें उस वक्त आएंगी जब हम टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन पे आए। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रेट 2 किस्म के, प्रोग्रेसिव और फ्लैट या फिक्स्ड। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है, इनकम बढ़ने से रेट भी बढ़ता जाएगा, और फ्लैट का क्या मतलब है, रेट सेम रहेगा चाहे इनकम कुछ भी हो। और दूसरा इसमें एक बात है, मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल अगर सैलरीड हो, ये बात अगर किसी को याद है या उस क्लास में अगर नहीं था तो सुन ले, जो नहीं था ये बात दोबारा आएगी। अगर किसी पर्सन की, अगर किसी इंडिविजुअल की, इंसान की इनकम 6 लाख से होगी तो टैक्स लगेगा। अगर वो सैलरीड पर्सन है तो फिर मैंने कहा था अगर वो नॉन सैलरीड है या एओपी है तो 4 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अब ये वाली बात आपको इस पे बॉदर ना करो आज, मगर मैं बताना इसलिए चाहता हूँ, इसका मतलब है इसमें भी आगे कोई कहानी होगी। क्या कहानी होगी, इसका मतलब है इंडिविजुअल एओपी के लिए भी 2 रेट्स होंगे, दो रेट्स होंगे, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ टेबल 1 एंड टेबल 2। भाई टेबल 1 क्या है, सैलरीड के लिए है, सैलरीड के लिए हुए। सैलरीड कौन होता है, ऐसा इंडिविजुअल जिसकी इनकम प्रीडोमिनेंटली सैलरी से हो, और इनकम भी हो बट 70% से ज्यादा सैलरी से। और दूसरा क्या है, नॉन सैलरीड और एओपी। तो ये बेटा वो चीज है जिसमें ना सीखने की कोई चीज नहीं है, ये वो टॉपिक है जो सीखा नहीं जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। तो रेट पे हम अगर इतनी ही बात कर ले तो काफी है, आज के लिए काफी है, क्योंकि ये सीखने का नहीं, ये करने का काम है। इसको सिखा के नहीं करेंगे, इसको करके सीखेंगे। इसका अदर वे हम रिवर्स मॉडल से इसको समझेंगे, उसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं रेट में। अब अगर हमने ये बातें कर ली तो हमारे सामने कितने टॉपिक्स आ गए, 4। पहला कौन सा, पर्सन, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा रह गया, कौन से हो गए, पर्सन हो गया, टैक्स ईयर हो गया, टैक्स रेट हो गया। टैक्स रेट कुछ नहीं है, हो गया, क्या बचा, सब कुछ इसी में से निकलेगा। अब आपका सारा कोर्स इसी में से निकलेगा। आपका इनकम टैक्स का कोर्स 70 से इनकम टैक्स वाला पोर्शन
यानी अगर आप मुझे कहोगे ना कि सर टोटल कॉस्ट का वेटेज बताएं जो इसमें से निकलेगा, मैं वो 50% कॉस्ट यही है जो अभी आएगा, सारा एक से निकलेगा। क्या कैलकुलेशन किसकी? टैक्सेबल इनकम। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैलकुलेशन का मेथड। किस चीज की कैलकुलेशन? टैक्सेबल इनकम की, राइट। पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, टैक्सेबल इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम का आइडिया है आपको? टैक्सेबल इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम किसको कहते हैं? अब एक पहला उसूल सीख लो। उसूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पहला उसूल ये है कि अगर वो इनकम है तो टैक्स लगेगा। अगर कोई अमाउंट इनकम है तो टैक्सेबल है, सिवाय उस वक्त जब लॉ खुद उसको क्या बोले कि तुम पे टैक्स नहीं है, और ऐसी इनकम को क्या कहा जाएगा? ओके, एक साहब सुनिएगा, एक साहब एक लग्जरी व्हीकल इंपोर्ट करते हैं, लग्जरी व्हीकल, इनकम टैक्स वालों को पता चल गया। तो इनकम टैक्स वालों को कैसे पता चला? क्योंकि इनकम टैक्स वालों के कजन जो होते हैं ना, इनकम टैक्स वालों के कजन कोर्ट में काम करते हैं, कस्टम्स वाले। कस्टम्स और इनकम टैक्स एक ही डिपार्टमेंट में आते हैं, तो कजन्स हुए। तो कजन्स ने बता दिया, कस्टम्स वालों ने बता दिया इस ईयर या इस मंथ इन लोगों ने लग्जरी व्हीकल्स इंपोर्ट किए। भाई लग्जरी व्हीकल तो अच्छी बात है, उनको और दो अलाउ उनको और दे, अच्छी बात है ना, और दो लग्जरी व्हीकल आए। इनकम टैक्स वाले को क्या एतराज है किसी की लग्जरी व्हीकल? खुद वो अगर छोटी गाड़ी में आता है तो कोई बात नहीं, गाड़ी है चलती है तो अच्छी बात है ना, उसमें कहना है नहीं मेरे पास भी ये होनी चाहिए, इसके पास कैसे आ गए? तो उसने उस बंदे को नोटिस दिया। क्या इसलिए नोटिस दिया होगा कि उसे गाड़ी अच्छी लग गई? क्या नोटिस दिया होगा उसको? नोटिस दिया कि भाईजान आपने ये जो लग्जरी व्हीकल इतने करोड़ रुपए की इंपोर्ट की, मैंने सिर्फ आपका फाइल चेक किया और आपको आपको इनकम टैक्स में हर साल एक फॉर्म जमा करना पड़ता है, करेक्ट? किसी से छुपाओ ना छुपाओ, हमसे तो तुम जरूर छुपाते हो। क्या? अपनी इनकम। हमें जो इनकम बताते हो वो इतनी कम होती है कि हमें दिल करता है तुम्हारे लिए चंदा कलेक्ट करें। यहाँ हमें पता चलता है तुम तो इतने करोड़ की गाड़ी भी इंपोर्ट करते हो, ये खुला इजाज है। तुमसे पूछना चाहते हैं कि बताओ पैसे कहाँ से आए? असल चीज क्या होती है, जब भी कोई बंदा इनकम कमाता है, इनकम टैक्स वालों को कम बताता है। एक उसूल बताता हूँ, जितना कमाओ उसका सिर्फ 30% टैक्स में बताओ। 70% कहाँ गया? जेब में। कहा तो 100% जेब में, 2% जेब में ही था, मगर 30% बताया हुआ, 70% छुपाया हुआ। ये 70% जो छुपाया उसको कभी तो खर्च करेगा ना, कभी तो खर्च करेगा। कहाँ खर्च करेगा बताओ? एक्सपेंडिचर पे। जो बहुत आना जाना लगाते हैं ना दुबई, उन पे टैक्स वालों की नजर होती है। यार देखो, टैक्स रिटर्न में तो तुम बोलते हो कि मेरी टोटल साल की इनकम है 4.5 लाख रुपए, और एक ट्रिप पे तुम 5 लाख रुपए खर्च करके आते हो, तो थोड़ा सा यार हमें समझ नहीं आ रही है कैसे हो रहा है। ठीक है, हर कोई टेक टॉपर तो नहीं है, समझ तो गए होंगे आप। तो कैसे, मतलब ये कैसे हो सकता है? तो मेरा बेटा एक बंदे की जो व्हीकल थी और उसे कहा गया कि बताओ, आ गया। अच्छा, ये पूछने वाला जो टैक्स ऑफिसर था वो मैं खुद ही था। मैं नोटिस दिया, उसको पूछा बताओ ये कहाँ से आई आपकी व्हीकल? उसने कहा, आया बंदा, चार्ट अकाउंटेंट भी साथ था। सर क्या बात कर दी, आपने नोटिस दे दिया? हाँ जी नोटिस दे दिया, ये फला जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इस्लामाबाद से ऑर्डर आया है कि इनसे पूछो लग्जरी व्हीकल वालों से टैक्स क्यों नहीं देते। सर जी देखिए कितने की गाड़ी है? सर 3.5 करोड़ रुपए। 3.5 करोड़ बोल तो ऐसे रहेंगे, 3.5 करोड़ की गाड़ी है, अच्छा वेरी गुड। आपने टैक्स रिटर्न में कितनी इनकम बताई? टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया, बताते हो ना कितनी इनकम बताई? सर 6 लाख रुपए। तो मैंने कहा कुछ आपको कंफ्लिक्ट नहीं नजर आ रहा? बिल्कुल भी नहीं, इसमें क्या कंफ्लिक्ट की बात है? मैं कहा यार कमाल करते हो,
6 लाख रुपए कमाते हो, 3.5 लाख रुपए की गाड़ी। सर नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। देखें, आपने कहा था रिटर्न में कितना बताया, वो तो मैंने 6 लाख रुपए बताया। आपने ये कहाँ कहा कि जो इसके अलावा है वो भी बताओ। मैंने कहा कि इसके अलावा भी है। मैंने कहा तो फंस गया, ही इज टॉकिंग टू मच। दो लोगों के सामने कभी भी बात नहीं करना ज्यादा, बीवी के सामने और टैक्स वाले के सामने कभी भी ज्यादा नहीं। भाई इज टॉकिंग टू मच। मैं कहा तो फंस गया। अच्छा, मैंने कहा और इनकम भी? हाँ सर है ना मेरी इनकम। मैंने कहा बताइए क्यों नहीं? पता है क्या बोलता है? सर आपने पूछा ही नहीं। एंड ही वाज राइट। पता है व्हाई ही वाज राइट? क्योंकि उस वक्त हमारे फॉर्म में, हमारी जो कंप्यूटेशन का फॉर्म था उसमें एक इनकम का जिक्र करना जरूरी नहीं था, और वो इनकम की एग्जाम्प्ट। उस बंदे ने कहा सर आपने 6 लाख पूछा, मैंने बताया 2.5 करोड़ जो मेरी इनकम, जो मैंने पैसे लगाए ना 3.5 करोड़, वो मेरी एग्जाम्प्ट इनकम से है। वो कहाँ से? वो मेरी एग्जाम्प्ट इनकम से है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये थोड़ी सी पुरानी बात बता रहा हूँ। उस वक्त एग्जाम्प्ट इनकम डिक्लेयर करना जरूरी नहीं था। सिर्फ कौन सी इनकम डिक्लेयर करना जरूरी था? हमने इस्लामाबाद वालों को बताया भाईजान एक गलती हो गई है तुमसे, आपने जो फॉर्म डिजाइन किया है उसमें एक चीज रह गई है। मैंने कहा कौन सी? एग्जाम्प्ट इनकम। मैंने कहा छोड़ो, एग्जाम्प्ट इनकम है, उसको क्या पूछ के करेंगे। हमने अपना किस्सा सुनाया कि जब उससे 2 सवाल पूछे ना हमने फर्दर, उसे पूछा अच्छा आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है? हाँ सर एग्जाम्प्ट है। कहाँ लिखा है? सर इनकम टैक्स लॉ में। अच्छा जी, इनकम टैक्स लॉ तो है हमारे पास, किस क्लॉज में, किस सेक्शन में? सर सेकंड शेड्यूल, क्लॉज नंबर फला। अच्छा जी खोलो, क्लॉज नंबर फला, आए पहुंचे पता चला उस एग्जाम्पशन के लिए 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कि एग्जाम्पशन बस दी गई थी, क्या कहा गया था? ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। पूछा आपने कौन सी कंडीशन फुलफिल की? पता चला एक कंडीशन फुलफिल की। इसका मतलब हकीकत में वो एग्जाम्प्ट नहीं था। आई बात समझ? अब सुनना, ये बात क्यों बता रहा हूं। इनकम की कितनी टाइप्स बेटा? 2। कौन सी? बोलो कौन सी? टैक्सेबल और ये मुझे काम आएगी कब? आगे। अब देखें, सबसे पहली बात, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इनकम को क्लासिफाई किया गया है ताकि हम उसको प्रॉपर ऑर्डरली वे में प्रेजेंट कर सकें। इस क्लासिफिकेशन को हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। और कितने हेड्स ऑफ इनकम है? देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम को 5 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया, उनको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। सबसे पहले फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है सैलरी। सैलरी में कौन सी इनकम आएगी? एम्प्लॉयमेंट इनकम, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में कमाई जाती है। उसके बाद आता है मेरा बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। बल्कि ये लिख देता हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम आप डील कर रहे हो। क्या क्या था इसमें? इनकम, कौन सी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इसके ना लफ्ज पे नहीं जाना कि प्रॉपर्टी की सारी इनकम यहाँ आती होगी। नो 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 नो, सारी इनकम नहीं आती। सुने, प्रॉपर्टी के हेड में सिर्फ रेंटल इनकम आती है। रेंटल इनकम आती है। सेल करने पे जो गेन होता है वो इस हेड में नहीं आता। ठीक है, मगर आगे चल के एक एक चीज पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना। पहला हेड ऑफ इनकम कौन सा? इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं बोला मैंने, क्या बोला? सैलरी। दूसरा कौन सा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सैलरी में क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट इनकम। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या आएगा? रेंटल इनकम। ठीक है, ओके। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम, इसमें क्या आएगा? बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आता है नंबर 4, इसको कहते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स, इसमें क्या आएगा? इसमें एसेट्स के डिस्पोजल पे जो गेन होता है वो आएगा। हमने प्लॉट बेचा, हमने घर बेचा, हमने शेयर्स बेचे, इस किस्म के। मगर ऑब्वियसली हमें तफसील में जानना पड़ेगा। ऐसे हर चीज, हर बिकने वाली चीज इसमें नहीं आती। हम ये नहीं कर सकते कि एमएनए ने जो अभी बेचा
तो हम कहें देखो 25 करोड़ कैपिटल गेन, सबको नोटिस दो, 22 लोगों को। इन 22 लोगों को नोटिस मिलना चाहिए कि क्योंकि आपने कुछ बेचा तो आपको गेन मिला। अब क्या बेचा हमें नहीं पता, जो भी बेचा तो गेन हुआ ना। तो हर बिकने वाली चीज यहाँ नहीं आती, समझ रहे हो? यहाँ सिर्फ कैपिटल एसेट्स को तफसील आएगी, मगर इसमें क्या आएगा? गेन, गेन, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब जो इनकम फर्स्ट, जो इनकम बेटा फर्स्ट 4 में नहीं आई, क्योंकि लॉ ने उसे फर्स्ट 4 में शामिल नहीं किया। क्यों शामिल नहीं किया? इसलिए शामिल नहीं किया कि फर्स्ट 4, अब देखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। अब एक पहला पॉइंट सुने, इनकम इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी इयर्स? 5 इयर्स। नाम कौन से उनके? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर। पॉइंट नंबर 2 सुनो, पॉइंट नंबर 2 क्या है? नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इज इन 5 हेड्स में, फर्स्ट 4 हेड्स में कौन कौन सी इनकम जाएगी, ये लॉ ने लिस्ट कर दी, लिस्ट हो गई है। कौन कौन सी इनकम सैलरी में जाएगी? सेक्शन, अब ये लिखिएगा नहीं, ये सिर्फ बता रहा हूं कहां कहां, ये आप पढ़ोगे, सेक्शन 12 में लिखा है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 में लिखा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस 18 और 19 में लिखा है। कैपिटल गेन 37 और 37A में लिखा है। स्पेसिफिक बता रहा है सिर्फ ये, यानी कौन सी इनकम कहां क्लासिफाई होगी, दैट्स नॉट अप टू अस। ये हम पे नहीं छुड़ा क्या कि मेरा मूड बने, देखो ये सैलरी इनकम है। नहीं, सैलरी इनकम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। भाई शॉप से आने वाली इनकम सैलरी इनकम हो सकती है? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। चलो मैं साबित करता हूं, है। भाई दुकान है, सोल प्रोप्राइटरशिप, मैं खुद चलाता हूँ, एम्प्लॉय भी कोई नहीं रखा, अकेला खुद हूँ उस दुकान पे बैठा होता हूँ, मैंने खुद को मुलाजमत में रखा हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब मैं घर क्या ले जाता हूँ? सैलरी। करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, बिकॉज एम्प्लॉयर कोई नहीं है आपका, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब बिजनेस ही होगा। तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी, लॉ ने एक लॉजिकल क्लासिफिकेशन कर दी। तो फर्स्ट 4 हेड्स में क्या जाएगा वो लॉ ने खुद डिसाइड कर दिया। इसको कहते हैं वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, एक की चीज दूसरे में ना जाए, ये हमें समझनी पड़ेगी। वन ऑफ द टास्क जो हमें समझना पड़ेगा इस कोर्स में, वो इनकम की प्रॉपर क्लासिफिकेशन। एग्जामिनर कभी भी नहीं बताएगा ये मैं चेक कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस चेक कर रहा हूँ, आप खुद डिसाइड करोगे क्या चेक करें। वो कहेगा एक बंदा है और उसकी ये इनकम है। सपोज करो वो कहता है जी एक है डॉक्टर डेंजरस, डॉक्टर डी, उसकी एक क्लिनिक है, सुबह गवर्नमेंट जॉब करता है, सुनना, गवर्नमेंट जॉब करता है, शाम की क्लिनिक लगाता है, जो पैसे कमाता है बैंक में रखा हुआ है, वहां से इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट लेता है। इस डॉक्टर डी ने एक फ्लैट परचेज करके रेंट पे भी दिया हुआ है। दोबारा रिपीट करता हूं, बताएं कितने हेड्स इन्वॉल्व हुए। नंबर 1, गवर्नमेंट जॉब करता है, सैलरी, शाम को क्लिनिक है, बिजनेस, प्रोफेशनल्स की इनकम बिजनेस, इंटरेस्ट कमाता है, अदर सोर्सेस, ये आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि पढ़ा नहीं, अदर सोर्सेस, और रेंट है फ्लैट से। इसका मतलब क्या है? एक पर्सन एक से ज्यादा सोर्सेस से इनकम कमा सकता है, ठीक है। जो फर्स्ट 4 है, कौन सी इनकम कहां जाएगी वो लॉ ने खुद बता दी। और लॉ ने आखिर में क्या कहा? जो इनकम फर्स्ट 4 में कवर नहीं हो सकती वो अदर सोर्सेस, वो अदर सोर्सेस। तो कोई लंबी चौड़ी लिस्ट भी नहीं होगी कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लिस्टिंग हो, थाउजेंड्स इनकम हो, हम इसमें फंसे रहे, नहीं, सिंपल सी लिस्टिंग आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा, हर हेड ऑफ इनकम में
हम जैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, बेटा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, मुझे तवज्जो चाहिए आपकी, रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये जो रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू को टैक्स में कहा जाता है अमाउंट चार्जेबल। अमाउंट चार्जेबल, ये टैक्स का टर्म है अमाउंट चार्जेबल। अमाउंट चार्जेबल वो अमाउंट है जिसे लॉ ने 5 हेड्स में से किसी एक हेड में चार्जेबल किया। इनकम चार्जेबल नहीं लिखा, अमाउंट चार्जेबल लिखा है, क्योंकि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे अमाउंट्स भी हैं जिसको चार्जेबल कर दिया, हकीकत में इनकम नहीं थे, फिर भी उसको टैक्स किया। क्यों? कोई वजह होगी। इवन इसका मतलब है इनकम के बेटा दो कॉन्सेप्ट्स हैं, रियल इनकम और लीगल इनकम। रियल इनकम और डीम्ड इनकम। आप आगे चल के ऐसे अमाउंट्स देखोगे तो हकीकत में इनकम नहीं है, फिर भी लॉ ने उसको इनकम बना के टैक्स किया हुआ है, तो थोड़ा सा आगे की बात है। तो इसलिए यहाँ इनकम नहीं लिखा, रेवेन्यू नहीं लिखा, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो सब पे अप्लाई करे, हर सिचुएशन को कवर कर सके। अगर लिख देता इनकम तो वो इनकम ही कवर करता, नॉन इनकम को ना कवर कर सकता। इसलिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? अमाउंट चार्जेबल। अमाउंट चार्जेबल हर हेड का बताया गया है। कहाँ पे बताया गया है? लॉ में बताया गया है, और वो हम हर हेड को पढ़ते हुए देखेंगे। फिर क्या लेस करते हैं बेटा इससे? एक्सपेंसेस, इसको कहते हैं डिडक्शंस अलाउड। क्या कहते हैं मेरा बेटा? डिडक्शंस अलाउड। डिडक्शंस अलाउड वो एक्सपेंसेस हैं जो उस इनकम को अर्न करने के लिए हुए, उस इनकम को अर्न करने के लिए, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ होता है उसको डिडक्शंस अलाउड कहते हैं। अब सुनना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में, कैपिटल गेन में और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डिडक्शंस लॉ ने अलाउ की हैं, मगर सैलरी में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं की। विच मीन्स के इंटायर सैलरी जितना कमाओगे सारा का सारा आपका प्रॉफिट होगा, और वो कहलाता है इनकम अंडर द हेड। इनकम अंडर द हेड, ये आपकी कैलकुलेशन का फर्स्ट स्टेज है, जिसको समझना और याद रखना जरूरी है। अब मैं आपसे दोबारा इस पे पूछ रहा हूं, यहां रुक के मुझे बताओ, पहले ये बताओ, नंबर 1 इनकम की क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? हेड्स ऑफ इनकम कितने? वो 5। कौन से? वो सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम। फर्स्ट 4 हेड्स की इनकम स्पेसिफाइड है, जो फर्स्ट 4 में कवर नहीं हुआ कहां जाएगा? फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। और हर हेड में फर्स्ट स्टेज कैलकुलेशन की होती है इनकम अंडर द हेड कैलकुलेट करना। इनकम अंडर द हेड कैलकुलेट करने का मेथड बताओ, फार्मूला बताओ, क्या करते हैं? अमाउंट चार्जेबल से डिडक्शंस अलाउड लेस करते हैं। तो इनकम अंडर द हेड, किस हेड में डिडक्शंस अलाउड नहीं है? अब सोचो, सैलरी कमाने के लिए क्या एक्सपेंसेस नहीं होते? होते हैं। क्यों नहीं होते? जब हम ऑफिस जाते हैं तो कैसे जाते हैं? ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जाते हैं। हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, हमें बहुत सारे और खर्चे करने पड़ते हैं। सैलरी जो घर जाती है उसमें से डिडक्शन हो रही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी में इनकम कमाने के लिए एक्सपेंस तो है, लॉ ने अलाउ नहीं किए। लॉ ने अलाउ नहीं किए, डिडक्शंस अलाउ नहीं है। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की डिडक्शंस अलाउड? वेरी गुड पॉइंट, ही हैज अ वेरी गुड पॉइंट। लातादाद लोग हैं सैलरी के, पाकिस्तान आर्मी सारे सैलरीड पर्सन 5 लाख, सिविल ब्यूरोक्रेट्स उससे भी ज्यादा, 3 गुना 10 गुना, पूरे मुल्क के गवर्नमेंट एम्प्लॉय उठाओ मिलियंस, प्राइवेट सेक्टर और मिलियंस। इसका मतलब है मिलियंस ऑफ टैक्स पेयर्स हैं। इतने ज्यादा टैक्स पेयर्स को आसानी पैदा करने के लिए, अब आसानी कैसे पैदा की? फायदा देके के नुकसान करके, फायदा करके उनको नुकसान करके। कहते हैं हम इन लोगों की आसानी बनाना चाहते हैं। इनके लिए आसानी क्या है? जो कमाया उसी पे टैक्स दे दो, बाकियों को याद करना पड़ेगा डिडक्शंस, ये एक्सपेंस वो एक्सपेंस, तुम्हें इस झंझट में हम नहीं जाना। आप जो कमाओगे उस पर टैक्स दोगे। ये आसानी है या क्या है?
मुश्किल है, आसानी नहीं है। अब मैं आपको लाता हूं वापस, सुनो एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो मेरा बेटा, एक बात सुनो। मैंने आपको यहाँ एक बात अभी अभी बताई थी, रेट पे वापस आ जाओ। इंडिविजुअल और कंपनी के केस में कितने टेबल्स हैं? टेबल 1 एंड टेबल 2। पहला टेबल 1 किस पे अप्लाई होता है? अब सुनो क्यों ये क्लासिफिकेशन की गई है। इंडिविजुअल के केस में दो टेबल क्यों बनाए गए हैं, एक सैलरीड एक नॉन सैलरीड? इसलिए कि जो सैलरीड होगा वो रेट्स कंपेयर टू दूसरों के कम होंगे। इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं जो तुम्हारा नुकसान कर चुका हूं उसको कंपनसेट कर देता हूं ताकि तुम्हें नुकसान ना हो। मेरा मकसद भी पूरा, तुम्हारा मकसद भी पूरा। मेरा मकसद क्या कि ये आसानी से कैलकुलेशन हो, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो, जो कमाया उस पर टैक्स लग जाए। कोई, मुझे एक बात बताओ, टैक्स इवेजन के दो रास्ते टैक्स इवेजन दो तरीके से होता है। इनकम को छुपाओ और एक्सपेंस को बढ़ाओ। इनकम को छुपाओ और सैलरी में हो सकता है, सैलरी में टैक्स इवेजन हो सकता है। इनकम छुपाओ, कैसे छुपा सकते हो? एक्सपेंस को बढ़ाओ। अगर लॉ बाकी हेड्स की तरह इसमें भी ये डिडक्शंस देता तो फिर मुमकिन था टैक्स इवेजन। लोग क्या करते, नकली एक्सपेंसेस, घर के एक्सपेंस भी सैलरी कमाने के लिए इनकर हो जाते। ये कौन सा एक्सपेंस है सर? टॉफी लेके दी किसको? अपने बच्चे को। क्यों? वो रो रहा था। ये तुम्हारा सर, देखिए मैं अगर ना करता तो सुकून से थोड़ी काम करता, ये भी मेरा सैलरी का एक्सपेंस। नॉट एन इजी थिंग, नॉट एन इजी थिंग। चलो एक बात सुने बेटा, क्या सैलरी में डिडक्शंस अलाउड है? नहीं। क्यों नहीं है? आसानी से कैलकुलेशन। नुकसान हुआ उसको कैसे उसने कंपनसेट किया? रेट कम कर दिया। उसके रेट, बाकियों के टैक्स रेट ज्यादा, इसके लिए रेट कम। ये सारे कॉन्सेप्ट बेटा तफसील से आएंगे आगे। इस वक्त सिर्फ हमने एक बात समझी है अब तक, इनकम अंडर द हेड कैसे कैलकुलेट करते हैं। बताओ इनकम अंडर द हेड कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5 हेड्स में अमाउंट चार्जेबल से क्या लेस करते हैं? डिडक्शन अलाउड। किस हेड में डिडक्शन अलाउ नहीं है? ओके, मुझे एक बात बताओ, क्या इनकम अंडर द हेड नेगेटिव हो सकता है? इनकम अंडर द हेड नेगेटिव हो सकता है? सोचो सोचो सोचो, इनकम अंडर द हेड नेगेटिव हो सकता है? सर जी क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। उस केस में उसको कहते हैं लॉस। इसका मतलब है लॉस भी तो हो सकता है। इनकम अगर पॉजिटिव हो और अगर नेगेटिव हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। भाई एक्सपेंस बढ़ गया, लॉस हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं किस हेड में लॉस नहीं हो सकता? सैलरी में लॉस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डिडक्शन ही नहीं है। किस हेड में लॉस हो सकता है? बाकी चारों में हो सकता है। क्यों हो सकता है? डिडक्शन से। आई बात समझ? तो इनकम अंडर द हेड कैलकुलेट करने के लिए हमें अमाउंट चार्जेबल से डिडक्शन अलाउड लेस करनी होती हैं। इस तरीके से हमें मिलता है इनकम अंडर द हेड। ओके, नेक्स्ट अगला स्टेप होता है कैलकुलेशन का। ये सब सीख रहे हो ना, ये तुम्हें कैलकुलेशन इसी तरह करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप बेटा होता है इनकम अंडर द हेड में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सम ऑफ ऑल हेड्स। 5 नहीं लिख रहा, हेड ऑल, क्योंकि किसी के लिए 5 हेड होना मुश्किल है। हो सकता है उसके 2-3 हेड्स हो, तो ऑल हेड्स। क्या करना है अब हमने, हमने कैलकुलेशन की, कहां तक पहुंचे? इनकम अंडर द हेड। इसमें अब हम क्या करेंगे, सबको एडअप करेंगे, इनको एडअप करेंगे। सुनना, एडअप करेंगे, एडअप करेंगे। जब एडअप कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? इनकम क्या कहलाएगी? सम ऑफ ऑल हेड्स। अब सम ऑफ ऑल हेड्स करते वक्त हमें इनकम, जो इनकम अंडर द हेड थी उसको एडअप करना है। करेक्ट करना है ना? तो मुझे बताओ कि अगर लॉस हो तो क्या करूंगा? 3 हेड्स में इनकम थी, एक में लॉस होगा, क्या करूंगा? ये हमारा अलग टॉपिक है लॉसेस का। हम सीखेंगे कि कौन से लॉस को सेट ऑफ करने की इजाजत होगी, कौन से लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत होगी। यानी लॉसेस के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि जी मुझे ये बताओ कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में लॉसेस
किस स्टेज का टॉपिक है, कब मैं अगर कैलकुलेशन कर रहा हूं, इनकम अंडर द हेड पे हूं, इनकम अंडर द हेड की अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं की, तो लॉस के बारे में अभी नहीं सोचूंगा। मुझे बताएं लॉस किस स्टेज का टॉपिक होगा, किस स्टेज का टॉपिक है, किस स्टेज का लॉस, किस स्टेज का, सम ऑफ ऑल हेड्स करते हो। जब हम सम ऑफ ऑल हेड्स करेंगे तब हमें लॉसेस के बारे में सोचना होता है कि लॉसेस को सेट ऑफ करें या ना करें, वो रूल्स के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब सुनिएगा, सम ऑफ ऑल हेड्स में मजे की बात हम करने जा रहे हैं। इसमें हम ऐड कर रहे हैं एड एग्जेम्प्ट इनकम। बस बेटा इसके बाद बेटा नमाज पढ़कर एड क्या करें बेटा, एग्जेम्प्ट इनकम। ये क्या है एग्जेम्प्ट इनकम, जिस पर टैक्स नहीं था, जिससे मैंने शुरुआत की थी आज। जब हमने ऐड कर लिया तो हमें अगला स्टेप क्या मिलता है बेटा, टोटल इनकम। तो भाईजान टोटल इनकम लाने के लिए एग्जेम्प्ट इनकम ऐड करनी पड़ी, सही है। फिर कहता है अच्छा अब क्या करो, लेस कर लो। क्या लेस कर लो, एग्जेम्प्ट इनकम। हाँ तो ऐड क्यों की थी, लेस कर लो। तो हमें जो अमाउंट मिलता है वो नेट ऑफ एग्जेम्पशन है, नेट टोटल इनकम, जो बराबर होगा किसके बाद बराबर होगा, सम ऑफ ऑल हेड्स के बराबर होगा, है कि नहीं भाई। ये एड लेस क्या हुआ, वापस आओ 5 हेड से, हर हेड में पहले क्या आएगा, अमाउंट चार्जेबल, क्या लेस करेंगे उससे, रिडक्शंस अलाउड, क्या लेस करेंगे बेटा उससे, रिडक्शंस अलाउड। क्या मिलेगा हमें, इनकम अंडर द हेड। उसमें क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट इनकम, सम ऑफ ऑल हेड्स कर दिया, उसमें क्या ऐड करेंगे, फिर क्या मिलेगा, फिर उससे क्या लेस करना है, फिर क्या मिला हमें, तो ऐड क्यों किया। मैं एक जुमला बोलता हूं, बताओ करेक्ट क्या इनकरेक्ट, मान लो क्या, अब तो मुझे करेक्ट जुमला बोलना पड़ेगा। अब सुनो, एग्जेम्प्ट इनकम अमाउंट चार्जेबल का हिस्सा होता है। तुम्हारा जवाब है करेक्ट, खुद को थप्पड़ मारो अब। सुनो मेरा बेटा, क्या एग्जेम्प्ट इनकम अमाउंट चार्जेबल में आता है, अमाउंट चार्जेबल में आता है, नहीं वो चार्जेबल थोड़ी है। इसका मतलब है कि अगर हम इसे यहां शामिल कर रहे हैं और उसके बाद लेस कर रहे हैं, तो द आइडिया वाज वही जो मैंने बताया था कि लोगों की एग्जेम्प्ट इनकम भी एफबीआर के सामने डिस्क्लोज हो जाए। एड इसलिए किया कि डिस्क्लोज हो जाए, लेस इसलिए किया कि उस पर टैक्स लगाना मकसद थोड़ी था। वो एग्जेम्प्ट है तो उस पर टैक्स थोड़ी होगा, तो फिर डिस्क्लोज ही क्यों करें भाई, ताकि एफबीआर को चांस मिले, चेक करें कि क्यों वाकयातन वो एग्जेम्प्ट है भी के, उनको चांस तो मिले। इस तरह तो हर बंदा क्या कहेगा, मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है। पूछा जाएगा किस सेक्शन के मुताबिक, कहेगा पता नहीं। फिर एग्जेम्प्ट कैसे हुई, मुझे तो लग रहा था, तो इस तरीके से तो हर किसी की इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये डिस्क्लोजर पर्पस के लिए ऐड करवाया और लेस करवा दिया। एग्जेम्प्ट इनकम के बाद क्या मिला बेटा, नेट टोटल इनकम। अब जहां तवज्जो करना बेटा, यहाँ एक चीज और है जो लेस करवाई जाती है और उसे कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस बेटा प्लीज इसको डिडक्शंस अलाउड से मिक्सअप नहीं करना। डिडक्टेबल अलाउंसेस जब लेस की जाती हैं यहां से, तो हमें टैक्सेबल इनकम मिलती है। क्या मिलेगी, टैक्सेबल इनकम। अब ये डिडक्टेबल अलाउंसेस 4 हैं, लिखे हुए 5 हैं बट 4 है बेटा, जिसमें एक है ज़कात, WWF, WPPF और एजुकेशन। चलो सब नहीं लिखते, ये क्या होते हैं, ठीक है। पहले मुझे एक चीज इंश्योर करनी है, एग्जेम्प्ट इनकम की बात समझ आ गई आपको। एग्जेम्प्ट इनकम कहां ऐड होती है, सम ऑफ क्यों ऐड होती है, एग्जेम्प्ट इनकम ऐड हो जाए तो रिजल्टिंग अमाउंट क्या कहलाएगा, वो लेस हो जाए तो रिजल्टिंग अमाउंट क्या कहलाएगा। एग्जेम्प्ट इनकम लेस क्यों की जाती है, चल गुड, ताकि उस पर टैक्स ना लगे।
अब जब हमने एग्जेम्प्ट इनकम लेस की तो अगला मरहला है एक और रिडक्शन का। इससे पहले एक्सपेंस लेस हो चुके हैं। एक्सपेंस लेस हुए थे, कहां से लेस हुए थे एक्सपेंस? अमाउंट चार्जेबल से, और उसको हमने क्या नाम दिया था? डिडक्शंस अलाउड। क्यों? क्योंकि वो हक था हमारा। जब हम कहते हैं इनकम टैक्स, तो कौन सी इनकम है जिसको टैक्स किया? नेट इनकम को करेंगे ना, नेट इनकम को टैक्स करेंगे। तो मैंने प्रॉफिट कमाया उसको टैक्स करेंगे। एक्सपेंस इसलिए लेस किया जाता है, एक्सपेंस इसलिए लेस किया जाता है क्योंकि वो हमारा हक है, वो लेस करना जरूरी था, इसलिए उसने लेस करवाया। मगर अभी जो लेस करवा रहा है ये क्या कहलाता है? अभी जो लेस करवा रहा है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंसेस, ये डिडक्शंस अलाउड से मुख्तलिफ है। इसकी 3 मिसालें बताएं। ज़कात, ये मैंने WWF जो लिखा है ये वर्कर वेलफेयर फंड है, ये रेसलिंग से इसका ताल्लुक नहीं है। वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। अभी बता रहा हूं बेटा। सबसे पहले आते हैं हम ज़कात पे। कहते हैं ज़कात जितनी पे करोगे यहां से लेस हो जाएगी, इधर से लेस होगी। ज़कात पे करोगे ना, लेस हो जाएगी। सोचो बेटा, थोड़ी तवज्जो चाहिए। ज़कात लेस हो जाएगी, कहां से? इनकम से। क्यों भाई? फायदा का नुकसान? फायदा। इससे इनकम टैक्स कम होगा या बढ़ेगा? कम। ज़कात को रिडक्शन बना दिया, ज़कात को रिडक्शन बना दिया। अगर आप ज़कात दोगे, आखिरत में फायदा, दुनिया में भी फायदा। आखिरत में तो सवाब, दुनिया में टैक्स का सवाब। बाकी लोगों पे ज्यादा इनकम टैक्स, तुम पे कम इनकम टैक्स। क्यों? क्योंकि तुमने ज़कात दिया और टैक्स नो ने उस ज़कात को क्या कर दिया? क्या कर दिया? डिडक्टेबल अलाउंस बना दिया। क्या बना दिया? अब मेरी बात सुनना तवज्जो से। ज़कात को डिडक्टेबल अलाउंस सिर्फ उस वक्त बनाया गया है, गौर से सुनो, जब ज़कात एंड उश्र ऑर्डिनेंस के मुताबिक पे करेंगे। किसके मुताबिक? ज़कात एंड उश्र ऑर्डिनेंस। ज़कात एंड उश्र ऑर्डिनेंस 1980 हमारे मुल्क का लॉ है जो कहता है ज़कात को स्टेट कलेक्ट करेगी। जी बेटा, एक सेकंड सुनने दो मुझे जी। यस, लास्ट पॉइंट ये आपके प्रॉब्लम को हल कर देगा। मैं थोड़ा बिल्डअप कर रहा हूँ उस पॉइंट तक जो आपके जहन में। देखो, ज़कात पे करोगे, ज़कात एंड उश्र। मुझे बताएं, हमारे मुल्क ने एक कानून बनाया ज़कात एंड उश्र ऑर्डिनेंस। किसने बनाया? 1980। अदब से नाम लेना, हजरत जनरल जियाउल हक साहब। अदब से नाम है, जनरल के नाम अदब से लेने पड़ेंगे। तो भाई उसने क्या किया था? इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज। तो क्या 1980 से पहले ज़कात था ही नहीं क्या? था ना। तो इस कानून ने क्या ज़कात इंप्लीमेंट किया, ज़कात चार्ज किया? या ज़कात का फरीजा कुरान में पहले ही था? जब कुरान में पहले ही मौजूद है तो कानून बनाने की क्या जरूरत? भाई वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं था। कानून इसलिए नहीं बनाया गया कि ज़कात लगाया गया, नहीं, कानून बनाया गया कि ज़कात जो कुरान में पहले ही बताया गया है उसे स्टेट कलेक्ट करेगी। कैसे कलेक्ट करेगी? सुनिएगा, वो 1.5 सफ़े का कानून है टोटल। उसमें कहा गया था बैंक, बैंक, और आगे पढ़ोगे कंपनीज डिविडेंड देते वक्त, जब कंपनीज जो होती है ना उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे, जो ऑडिटर का पहली ऑडिटर रिपोर्ट होती है उसके एंड पे लिखा होता है नो ज़कात वाज डिडक्टेबल बाय द कंपनी। लोग सोचते हैं क्यों लिखा है? इसलिए कि कंपनीज को भी पाबंद किया गया है जब डिविडेंड हो उस सूरत में ज़कात का। सुने, फर्स्ट रमजान होता है, लोग बैंकों की तरफ भागते हैं, बैंक की तरफ जाते हैं। बैंक फर्स्ट रमजान पे या फर्स्ट रमजान पे वो बैंक से पैसे निकाल लेते हैं ताकि ज़कात ना लग जाए। तो ज़कात तो कुरान में लगा हुआ है, ये किसको धोखा दे रहे हो? नहीं 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 नहीं,
जकात से नहीं भाग रहा, बैंक ना जकात काट ले तो सो व्हाट यार, कोई मसला थोड़ी है, जकात तो वैसे ही तुमने देना था। नहीं जी, मैं इनको नहीं जकात देना चाहता, मैं खुद जकात दूंगा दूसरों को, ये पता नहीं मेरे जकात के साथ क्या करें। ये देखें, जकात अगर मेरा जकात बैंक ने, ये लोग जो कहते हैं ना हम बैंक से जकात नहीं कटने देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि जकात नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं हम अपनी जकात खुद लोगों को देंगे, क्योंकि जकात स्टेट को भी दिया जा सकता है और जकात डायरेक्टली गरीबों को भी दिया जा सकता है, वो स्टेट को नहीं देना चाहते, उनकी मर्जी। तो जकात इन ऑर्डिनेंस ने क्या कहा है, जकात स्टेट कलेक्ट करेगी बैंकों के जरिए, कंपनीज के जरिए, फिर कहाँ खर्च करेगी, कहाँ खर्च करेगी। अब कुरान ने तो जकात के लिए ऑप्शन ही नहीं छोड़ा ना, कैसे रोड बनाओ, रोड बनाने पे जकात खर्च हो सकती है, मिनिस्टर हज करने जाए इस पैसों से, कैन यू बिलीव इट। एक टीवी चैनल की मैं बताता हूँ रियल स्टोरी, एक टीवी चैनल को कोई प्रोटेस्ट हुआ, उसके दफ्तर को आग लग गई और उसने हुकूमत से मदद मांगी, हुकूमत ने कहा वैसे पैसे नहीं है, जकात के पड़े दे दे तुम्हें, और वो शेर का बच्चा था, कहता दे दो, पैसे तो पैसे हैं। तो बात पता क्या है, ये जकात स्टेट कलेक्ट करके पता नहीं कहाँ है, इसलिए लोग कहते हैं हम खुद देंगे, बात समझ आई, मगर बहरहाल स्टेट जकात कलेक्ट करती है। अब मेरी बात सोचो, जकात इन उश्र ऑर्डिनेंस के मुताबिक कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लॉ कहता है सुनो, मैं जब तुम्हारे इनकम टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो एक अकाउंट और खोलूंगा तुम्हारा, देखूंगा मुझे जकात तो नहीं दिया तुमने, मुझे स्टेट को जकात तो नहीं दिया। अगर तुमने मुझे ही जकात दिया, इसका मतलब तुमने भी एक किस्म का टैक्स दिया ना, और मुझे ही दिया, तो मैं तुम्हारा इनकम टैक्स थोड़ा कम कर देता, थोड़ा इनकम टैक्स कम क्यों करो, क्योंकि तुम जकात भी एक किस्म का टैक्स है, वो दे चुके हो, किसे, मुझे, स्टेट को दे चुके हो, स्टेट को दे चुके हो। क्योंकि जकात कब डिडक्टेबल अलाउंस बनता है बताओ, जब वो, बोलो, जब वो जकात इन उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक पे हुआ हो। अब सुने एक बात, एक बंदा था, उसने जकात पे किया, कितना, इनकम से भी ज्यादा, उसकी इनकम बन रही थी, मैं मिसाल देता हूँ 12 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, उसने कोई 25 लाख रुपए जकात दे दी। टैक्स वाला उसे पूछेगा, भाई देखें जकात आपने पे किया, हमारे पास तो एविडेंस नहीं है, स्टेट की, स्टेट को पे होना चाहिए ना, अगर स्टेट को पे किया होता इनकम टैक्स वाला पूछ लेता बैंक से, तो साबित हो जाता कि इसने इसका जकात आया है, साबित ही नहीं हो रहा कि उसने जकात दिया कि नहीं दिया। वो बंदा पता है क्या बोलता है, मैंने जकात पे किया। किसे पे किया, लोगों को, कौन से लोगों को, ये नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे, मुझे शरीयत का हुक्म है, एक हाथ से दो दूसरे को ना पता चले, और तुम लोग मुझसे नाम पूछ रहे हो, पागल हो गए, मैं तुम लोगों को बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। तो मुझे बताएं कि अगर हर किसी को दिया जाने वाला जकात डिडक्टेबल अलाउंस बना दिया जाए, तो लोग नमाजें पढ़े ना पढ़े जकात सब देना शुरू कर देंगे। हर टैक्स पेयर होगा जो कि ना ट्रक ट्रक लोड ऑफ जकात दे रहा होगा लोगों को, क्योंकि उससे क्या हो रहा होगा, टैक्स कम हो रहा होगा। तो इसलिए लॉ ने भी कहा कि जैसे लोग वैसे कानून। जकात सिर्फ एक ही केस में डिडक्टेबल अलाउंस होगा, जब स्टेट को दोगे। इसकी निशानी क्या होती है, दो निशानियां होती हैं, पेपर के लिए बता रहा हूं, दो निशानियां होती हैं। या तो लिखा होगा जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक है, या लिखा होगा बैंक ने डिडक्ट कर लिया। तो बैंक अपने लिए थोड़ी डिडक्ट करता है, किसके लिए डिडक्ट करता है। ओके चलो, अगर आपको बताया जाए कि एक बंदे ने गरीब शख्स को बैंकिंग चैनल से, एविडेंस मौजूद है, बैंकिंग चैनल से उसने जकात पे किया, एविडेंस साबित कर सकता है कि उसने जकात दिया, बैंकिंग चैनल से मौजूद है, क्या डिडक्टेबल अलाउंस बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। भाई जकात सिर्फ एक ही सूरत में डिडक्टेबल अलाउंस है, जब किसको मिले, स्टेट को मिले ना। स्टेट को दोगे तो वो टैक्स कम करेगा, आम लोगों को दोगे वो तुम जानो तुम्हारा खुदा, वो तुम्हारे लिए नसीब, वो तुम्हारे लिए। वहां टैक्स में फायदा ना लो, दुनियादारी नहीं करो, दुनियादारी करनी है तो स्टेट को दो, ठीक है मेरा बेटा। फिर वर्कर्स के लिए एक्ट और ऑर्डिनेंस है, ये दो लॉज हैं स्टेट के। कौन से लॉज हैं, वर्कर वेलफेयर फंड और
वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये भी स्टेट के 2 फंड्स हैं। और कंपनीज को कहा गया है, मैन्युफैक्चरर्स को कहा गया है कि आप अपने प्रॉफिट का 2% या 4% इसमें जरूर डालोगे। तो पैसे किसके पास आएंगे? फंड में। फंड किसका? गवर्नमेंट का। कहाँ खर्च होंगे? वर्कर्स पे, लेबर पॉलिसी पे। तो स्टेट ने क्या कहा कि चलो फिर मैं तुम्हारा इनकम टैक्स कम कर देता हूँ। गौर से सुनो मेरा बेटा, गौर से सुनो। डिडक्टेबल अलाउंस हमारा हक नहीं था, हक हमारा डिडक्शन अलाउड था। ये उन्होंने फेवर की, कहा कि अगर तुम वैसे ही हमें पैसे दे रहे हो तो थोड़ा इनकम टैक्स कम कर देते तुम्हारा। कैसे कम कर दिया? एक रिडक्शन बना दिया इसको। तो रिडक्शन कब बनाया? जब हम स्टेट को दे रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट सुनना बस, इनकी डिटेल आएंगी, ज़कात की डिटेल्स, एक एक चीज की एक सेक्शन है। ये पूरा कोर्स है ना आपके सामने खुल रहा है, यही कोर्स है टैक्स का, यही कोर्स है इनकम टैक्स का। एक एक टॉपिक पे अलग अलग लेक्चर होगा, अलग अलग चीजें होंगी बेटा, ये पूरा कोर्स खुल रहा है आपका। कभी भी सुनना, डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस किससे लेस होता है? बोलो किससे लेस होता है? मगर डिडक्टेबल अलाउंस कभी भी इसे बिलो 0 नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। क्या मतलब? अगर हमारी टोटल इनकम है 100 और हमारे डिडक्टेबल अलाउंसेस है 105, हमारी टोटल इनकम क्या है? 100, डिडक्टेबल अलाउंसेस 105, टैक्सेबल इनकम बताओ 0। ये कैसे हुआ? क्योंकि डिडक्टेबल अलाउंसेस सुनना, क्या? डिडक्टेबल अलाउंसेस रिडक्शन तो है मगर इनकम को नेगेटिव नहीं कर सकते। इसका मतलब है इस एक साल में फायदा मिला तो मिला, क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाता तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता, वो अगले साल भी फायदा देता। लोग कहते अगले साल का फायदा नहीं है, लेफ्ट हो जाएगा। इस साल फायदा लो जितना ले सकते हो। तो अगर डिडक्टेबल अलाउंसेस का कहा जाए क्या है, तो हम कहेंगे ये वो अमाउंट्स हैं जो रिड्यूस किए जाते हैं टोटल इनकम से, और हमें टैक्सेबल इनकम मिलती है इसके बाद, मगर ये नेगेटिव नहीं कर सकते इनकम को। ठीक है, लेट मी रिकेप नाउ बेटा, लेट मी रिकेप। अगर दोबारा आपको क्विकली रिकेप करूं तो इनकम की कितनी क्लासिफिकेशन हुई बेटा? इनको क्या कहते हैं? पहला क्या था? सैलरी। दूसरा क्या था? तीसरा, चौथा, पांचवा। फर्स्ट 4 की इनकम स्पेसिफाई कर दी लॉ ने, जो फर्स्ट 4 में कवर नहीं होगा कहां जाएगा? उसके लिए लिस्ट भी हो ना हो, हर चीज अदर सोर्स में की जाएगी। सबसे फर्स्ट स्टेज पहले आता है अमाउंट चार्जेबल, उसे क्या लेस करते हैं? डिडक्शन अलाउड। क्या मिलता है? इनकम अंडर द हेड। किस हेड में डिडक्शंस नहीं है? सैलरी में। तो उसका अमाउंट चार्जेबल ही क्या बन जाता है? इनकम अंडर द हेड। और इनकम अंडर द हेड के बाद हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल हेड्स करते हैं। और सम ऑफ ऑल हेड्स करते वक्त अगर किसी हेड का लॉस होता है तो उसको सेट ऑफ करते हैं या कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद क्या होगा? एग्जेम्प्ट इनकम का डिस्क्लोजर देते हैं। कैसे? उसे ऐड कर देते हैं। तो अमाउंट क्या कहलाता है? टोटल इनकम। फिर क्या करते हैं? उसको लेस करते हैं। तो लेस क्यों किया? ताकि टैक्स ना लग सके। तो क्या कहलाता है? अमाउंट नेट टोटल इनकम। फिर क्या करते हैं? इससे एक रिडक्शन करते हैं। उस रिडक्शन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंस। और वो कभी भी नेगेटिव नहीं करेंगे इनकम को, रिजल्टिंगली अगला अमाउंट कहलाता है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम। यहां तक समझ आया बेटा? यहां तक समझ आया? अब एक लास्ट 1 स्टेप है टैक्सेबल इनकम। बस एक छोटी सी पॉइंट है बेटा, लास्ट पॉइंट है, 1 पॉइंट ओनली, बस 1 पॉइंट है बेटा, इससे आगे नहीं है। टैक्सेबल इनकम पे क्या अप्लाई करेंगे? प्रिस्क्राइब रेट्स। हमें बेटा टैक्स लायबिलिटी मिल जाता है, ये जो परसेंटेज में होगा टैक्स लायबिलिटी होगा। एक बस एक पॉइंट सुन लो, टैक्स लायबिलिटी से एक रिडक्शन की जाती है टैक्स क्रेडिट्स की, और आखिरी अमाउंट जो हमें पे करना पड़ता है वो कहलाता है टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल। अब एक सिर्फ इसके बारे में सुन लो, ये क्या है? देखिए, टैक्सेबल इनकम हमने कैलकुलेट की इसलिए कि हमें टैक्स देना है,
टैक्स कैसे देंगे? रेट्स। हम जाएंगे टेबल में देखेंगे, अगर इनकम इतने लाख रुपए हो तो इतने % रेट, हमने रेट लगाया, टैक्स निकल आया। मगर फिर कुछ अमाउंट्स ऐसे हैं जो इस लायबिलिटी से लेस करने की इजाजत है। मेरी एक बात सुनो, छोटी सी मिसाल, अगर किसी की सैलरी मंथली बेसिस पे जो पे होती है, हर मंथ उससे एट सोर्स टैक्स कटता रहा, हर मंथ एट सोर्स उससे एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट करके बाकी पेमेंट करता रहा, ईयर एंड पे दोबारा कैलकुलेशन करके दोबारा उससे टैक्स लेंगे क्या? तो वो तो हर महीने टैक्स पे करता रहा। तो क्या किया जाता है कि ये रेंट पे दोबारा इनकम तो कैलकुलेट करते हैं, टैक्स तो कैलकुलेट करते हैं, मगर जो उसने साल में पे किया था वो लेस करते हैं, क्योंकि एडवांस में उसने पे किया था। तो इसको हम कहते हैं टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट क्या है? एनीथिंग दैट रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि एडवांस में टैक्स पे किया था उसने। क्यों? किसी और वजह से, कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से लॉ लायबिलिटी कम करना चाहता है। मसलन डोनेशन दो, जो लोग डोनेशन देते हैं उनका टैक्स लायबिलिटी कम करवा रहा है। क्यों? टू इनकरेज डोनेशन। तो कंप्लीट कोर्स, आपका कंप्लीट कोर्स आपका इस एक चार्ट में बेटा समराइज हो चुका है, और इसी तरीके की कैलकुलेशंस होंगी। जब आप ये एंड पे कर पाएंगे तो आपका सवाल जो होगा वो सिक्योर होगा। अब सुने, नेक्स्ट क्लास के लिए हमने अमाउंट चार्जेबल से लेके टैक्स पेएबल तक टॉपिक्स पढ़ने हैं, अमाउंट पेएबल से टैक्स पेएबल तक। और इसको मैं पूछूंगा आपसे, अगर किसी को याद नहीं हुआ तो प्लीज ये याद कर लेना। अब अगली क्लास में हम इस पूरे चार्ट पे चलना शुरू होंगे। हेड्स ऑफ इनकम को पहले पढ़ेंगे। हेड्स ऑफ इनकम में जैसे सुनो, जैसे सैलरी, नेक्स्ट क्लास होगी सैलरी पे, इस तरीके से हेड्स ऑफ इनकम हो गए। फिर हम पढ़ेंगे लॉसेस, क्रेडिट्स, ये सारे के सारे। अगर अब यहाँ अब मैं आपसे अब रिकमेंड करता हूँ, आज रिकमेंड करता हूँ, इससे पहले मैंने बात नहीं की थी, आईकेप की बुक निकालो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में और जाके उसको सर्वे कर लो, उसके चैप्टर्स देख लो। आज जाके देखो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि यही सारा कोर्स है, इनकम टैक्स का यही कोर्स है। किस तरीके से पढ़ा जाएगा? अब 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ा जाएगा, मगर उसी वक्त अच्छा समझ पाएंगे जब हमें ये पूरा प्रोसीजर पता होगा। ठीक है बेटा? किसी का क्वेश्चन है रुक जाएं, अदरवाइज घर चले। मोहम्मद अयान बेटा WWF वर्कर वेलफेयर फंड है, गवर्नमेंट का बनाया हुआ। उस फंड में मैन्युफैक्चरर्स को कहा गया है कि 2% प्रॉफिट का हर साल कंट्रीब्यूट करो, और जो वो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो यहाँ डिडक्टेबल अनाउंस बन के रिड्यूस हो जाएगा। आयशा, जो अभी मैं स्लाइड दे रहा हूँ बेटा उसमें, और जो शेयर कर रहा हूँ उसके थ्रू कवर करो अभी। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा चंद दिन दे दो तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा प्रिंट आउट में भी। ठीक है, टैक्स क्रेडिट्स कहते हैं इब्राहिम उन अमाउंट्स को जो लायबिलिटी से लेस किए जाते हैं। क्यों लेस किए जाते हैं? उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। एक रीजन ये होती है कि हम एडवांस में पे कर चुके हैं। हम अगर पहले ही पे कर चुके हैं टैक्स तो हम दोबारा पे थोड़ी करेंगे, हम लायबिलिटी से लेस करेंगे। या किसी एक्टिविटी को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है तो फॉर वेरियस रीजंस ये क्रेडिट दिया जाता है बेटा। कंपनी का मैंने रेट 29% लिखा था, बिल्कुल बिस्मार्क 29%। टेबल 1 टेबल 2 सना ये था कि अगर एक इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन है और अगर एक पर्सन नॉन सैलरीड पर्सन है, सैलरीड और नॉन सैलरीड में फर्क है, अलग अलग रेट्स रखे गए। सैलरीड का रेट कम रखा गया है नॉन सैलरीड के मुकाबले में, इसलिए 2 टेबल देने पड़े। और सैलरीड का रेट इसलिए कम रखा गया है क्योंकि उसको डिडक्शन नहीं दी गई वहां, इसलिए एग्जेम्प्ट इनकम ऐड की जाती है ताकि एफबीआर के सामने डिस्क्लोजर हो सके। डिस्क्लोजर का मतलब एफबीआर को बताया जाए कि हमारे पास एग्जेम्प्ट इनकम भी है, ताकि वो चेक कर सकें कि क्या वाकईतन एग्जेम्प्ट है कि नहीं है। ठीक है बेटा? WWF वर्कर
इल्मा वर्कर वेलफेयर फंड। नजम जो हम स्टडी करेंगे बेटा, स्टडी टेक्स्ट को सिर्फ रेफर करेंगे, उससे अगर आप याद करना चाहते हो आपको फुल इजाजत है, मगर हम अपने नोट्स के थ्रू याद करेंगे, ठीक है। अगर आप यूज करना चाहते हो मना भी नहीं है, उसको रेफर जरूर करो। टेक्स्ट मिनी की ही बात चल रही है सना, वो बिल्कुल होगी, अवेलेबल होगी, उसकी प्रिंटिंग है, और चूंकि उसमें मैंने चेंजेस किए हैं इस वजह से थोड़ा सा इसका टाइम लगता है, चंद दिन बेटा, चंद दिन। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कंप्यूटेशन जो करवा रहे हैं उसके हैंडआउट्स भी प्रिंट आउट में चाहिए, वो भी हम अरेंज कर देंगे। टैक्स लाइबिलिटी, हाँ बेटा, बेटा टैक्स का जो मैनुअल है उसको मैं कहता हूँ टैक्स मिनी। दो चीजें हैं ना, तीन चीजें मैं यूज करूंगा टोटल। एक मैं आपको दे चुका हूँ, वो है मोबाइल ऐप, उसको तो यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें सारी चीजें छोटी छोटी की हुई है। एक रिसोर्स ये हमारा, दूसरा रिसोर्स है बेटा हमारा जो कंप्यूटेशन का मटेरियल, कंप्यूटेशन के हैंडआउट्स, वो सॉफ्ट में आते रहेंगे, अगर आप चाहोगे तो समीर आपको फिजिकल जो फिजिकली आ रहे हैं उनको मिल जाएगा। दो ये हो गए, तीसरा है पढ़ेंगे कहाँ से, उसके भी मैं रिसोर्सेज आपको हाथ में देने के लिए टेक्स्ट मिनी होगा, तो छोटी सी बुक जो थी वही होगी। आप देखो, आपको याद करने के लिए तीन चीजें दे रहा हूँ, जहां से इजी होगा। एक ही चीज है तीन डिफरेंट जगह पे, एक टेक्स्ट मिनी, मोबाइल ऐप, जहां से तुम्हें समझ आए वहां से तुम याद करो। देखिए आईकेप की बुक को बेटा मैं टेक्स्ट में यूज नहीं करता, रेफर कराता हूँ, यूज नहीं करता। रेफर इसलिए कराता हूँ ताकि आपको नजर आए कि कोर्स कवर कैसे होता है, इसलिए मैं यूज नहीं करता बेटा कि उन्होंने क्या किया है। आप खुद भी उठा के देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेहर से पूरा कानून उठाया छाप दिया, तो अच्छा नहीं है मैं बेरेक से पढ़ाऊँ, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ एक्सप्लेनेशन हैं तो एक्सप्लेनेशन और लॉ मिक्स कर दिया। जब एक्सप्लेनेशन और लॉ मिक्स कर दिया तो हुआ ये कि बच्चा एक्सप्लेनेशन को याद कर लेता है, लॉ को भूल जाता है। तो ये चूंकि लीगल सब्जेक्ट है ना, तो इसमें असल चीज क्या है, प्रोविजन ऑफ द लॉ पे तवज्जो रखना। तो तवज्जो दिलाने के लिए कि ये प्रोविजन ऑफ लॉ है, अगर आप यूज करोगे मैं मना भी नहीं करता, अगर आपको अच्छा लगता है वहां से समझ आता है तो अच्छी बात है, एट द एंड ऑफ द डे पर्पस क्या है आपको समझाना, बट मैं यूज करूंगा अपने नोट्स, अपनी बुक, ठीक है, चंद दिनों में मिल जाएगी आपको। बेटा इसमें हम बताता हूँ, इसमें जो पेपर है बेसिकली एक लीगल पेपर है, कंप्यूटेशनल भी है और थ्योरी भी है, मिक्स है। तो अब आपके लिए क्या होगा, आपको कंप्यूटेशंस की प्रैक्टिस जो मिल रही है इसको करना जरूरी है, क्योंकि सवाल बनेंगे कंप्यूटेशंस के तो आपको टाइम बच जाएगा, जल्दी जल्दी कर लोगे, टाइम बच गया, थ्योरी के सवालों पे आ गए, उनको अच्छे तरीके से कर लिया। सफिशिएंसी तीन सोर्सेस की मोर देन सफिशिएंट है, बल्कि ओवर है। इनमें से अगर आप मोबाइल ऐप भी यूज करोगे इंडिपेंडेंटली काफी है, मोबाइल ऐप को छोड़ दो टेक्स्ट मिनी यूज करोगे तो भी काफी है। अच्छा, दोनों को छोड़ के अगर तुम आईकेप की बुक यूज करोगे तो भी काफी है, मगर मैंने अलग अलग स्टेजेस के लिए प्लानिंग की हुई है। एक है शुरू के दिनों में, एक है एंड के दिनों में। जब आप एंड पे आओगे, इस वक्त तो जो है एक टाइम का स्ट्रेस ही नहीं है, जैसे एंड पे फंसोगे, तुम कहोगे सर ये जो पहाड़ है छोटा कर दे। तो अलग अलग चीजें इसलिए बनाई हैं कि अलग अलग वक्तों में आपको काम आए। एक एक सोर्स और है जो मैंने आपको बताया नहीं, वो जो यहाँ मैं नोटिंग कर रहा हूँ, तो वो यहाँ मैं स्लाइड्स दे रहा हूँ, ये भी तो है, मगर ये डिटेल वाले होते हैं, ये एंड के टाइम पे काम नहीं आती। एंड पे टाइम पे काम आती है छोटी टेक्स्ट मिनी, ये मोबाइल ऐप इस तरह काम आती है, मोर देन सफिशिएंट। देखिए अलग कर दिया है, तोड़ दिया है, पास्ट पेपर के सवालात ही तो करा रहे हैं आपको कंप्यूटेशन। अब जैसे आपने लास्ट सेशन अटेंड किए, आपने जो समीर की बात कर रहा हूँ, समीर ने जो करवाए किए, ये पास्ट पेपर ही तो थे, यही होगा, इसी तरह होगा। हाँ बेटा, प्रोवाइड किया जाएगा आपको, आपको आपको वो ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। अगर आप फिजिकल क्लास लेना चाहते हैं तो आपको फिजिकल कॉपी प्रोवाइड कर देंगे, वो मिल जाएगा। देखिए असल चीज क्या है कि जो आपने कहा ना बेटा कि अगर पास्ट पेपर, तो पास्ट पेपर आप पहुंचने से पहले ही कर चुके होंगे,
क्योंकि इट इज इस दफा के लिए ये मेरा टारगेट भी है और मैंडेटरी है मेरी टीम के लिए। ठीक है, कि क्या है कि जी समझाना मेरा काम है, कॉन्सेप्ट बनाना मेरा काम है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूं। फिर प्रैक्टिस के लिए डेडिकेटेड लोग लगे रहेंगे, तो होगा क्या, हर चीज की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो प्रैक्टिस करेंगे तो पास पेपर तो हो रहे हैं ना इसके अंदर, मगर यू कीप मी अपडेटेड। देखिए आपको दो तीन कितने तीन हो गए प्रैक्टिस सेशन, तीन तीन हो गए होंगे। दो में मैंने कहा था कि ये रेजिडेंशियल स्टेटस, और एक में कहा था टैक्स ईयर। तो जो मैंने आपको पढ़ाया था वो प्रैक्टिस में नजर आ गया, प्रैक्टिस की। मुझे बताएंगे आपको जो प्रैक्टिस जिस लेवल पे करवाई जा रही है, क्या इससे बेहतर हो सकती है? इससे बेहतर नहीं हो सकती प्रैक्टिस, बिलीव में। ये जिस तरीके से अभी हमने डिजाइन किया है ना यार, बात समझ भी आए, और साथ में मैंने उसको कहा है सबर से जाना। वो अभी किसी ने ये बोल भी रही है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, बिस्मा बोल रही है सर समीर जबरदस्त प्रैक्टिस करवा है। तो थिंग इज मैंने उसको कहा है स्लो जाओ, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है मुझे। ठीक है, कॉन्सेप्ट कवर करवाना मेरा काम है, अब बच्चों को इतना टाइम दें, इंडिविजुअली टाइम दें। तो बेटा प्रैक्टिस वाला जो आपका कंसर्न था ना शुरू में, वो खत्म हो गया। वो मैंने नहीं ख्याल किया, अब आप में किसी एक बच्चे ने भी मुझे कहा हो प्रैक्टिस का। तो इसी तरह चलता रहेगा, पास पेपर सारे हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग अगर हो, कीप मी अपडेटेड। आप मुझसे बात करो, बताना कि सर ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, ये हमें दे दें। ठीक है, तो आपको ये चीजें सारी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू बेटा, खुश रहो, जजाकल्लाह। ऑनलाइन के बच्चों बेटा कोई फर्दर सवाल? इल्मा में जी देखो, टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है कि चार्जिंग सेक्शन ने क्या कहा था, टैक्स लगाया जाता है, कितना कंप्यूट करेंगे ना उसको लाइबिलिटी कहेंगे, हमें गवर्नमेंट को देना है। कैसे कैलकुलेट होता है? सिंपल फार्मूला, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट किया, उस पे लॉ में रेट देखो, टैक्स वो लाइबिलिटी। हाँ, फिर देखो क्या मुझे रिडक्शन तो नहीं है किसी भी वजह से, क्या मुझे मैंने एडवांस में तो नहीं पे किया टैक्स, या कोई और तो रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे रिडक्शन मिले, वो कर लो, वो कहलाएगा क्रेडिट। फिर हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ये टॉपिक है। अभी मैं आपको बताऊं, ये क्रेडिट सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक, फुल टॉपिक है। डिडक्टेबल अलाउंसेस फुल टॉपिक है, लॉसेस फुल टॉपिक है, ये 5 हेड्स फुल टॉपिक है। ठीक है, ये सारे सेपरेट टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये पूरा कोर्स इसी तरह है। तो इस वक्त एक मतलब सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि एक रिडक्शन होती है, तो किन रीजंस की वजह से होती है। जैसे अगर आपको मैं और एग्जांपल्स दूं, तो कितना शेयर्स परचेस करोगे ना इस किस्म के, तो भी टैक्स कम करूंगा, यानी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। जैसे लाइफ इंश्योरेंस लोगे ना, तब भी टैक्स कम करूंगा। यानी लॉ उन एक्टिविटीज को इंकरेज करना चाहता है, इंसेंटिव दे रहा है लोगों को कि जाओ ये काम करो ताकि तुम्हारा टैक्स कम हो। तो इसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स। क्रेडिट क्या करते हैं? लायबिलिटी को कम करते हैं, लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। क्यों? दो तीन रीजन से, एक या तो हमने एडवांस में पे किया है, या कोई हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिस एक्टिविटी की वजह से मुझे रिडक्शन मिल रही है। ठीक है, और एक मैंने पहले टच किया था फॉरेन टैक्स क्रेडिट, या तो हमने बाहर टैक्स पे किया है। तो तीन रीजन होती है, तीन वजह से टैक्स क्रेडिट मिलता है, एडवांस में पे होने की वजह से, किसी एक्टिविटी की वजह से, या बाहर इनकम होने की वजह से। वो बस बताते हैं वो टैक्स रेट की जो 29% वो फिक्स रेट है। वो मैंने बताया था कि कंपनीज के लिए जो रेट होगा वो फिक्स होगा, और वो मैंने इस तरह अभी इस पे कोई बात नहीं की है, वो ये की है कि उसका रेट 29% कंपनीज के लिए बस। अब ये कंपनीज का रेट, अब हालांकि कंपनी की कंप्यूटेशन हमारे कोर्स में नहीं है, मगर फिर भी हमने कहा कि चलो रेट बता दो। ठीक है, चलो बेटा, ऑनलाइन के बच्चों बेटा अगर एक दिया मैं बता दूँ नबील। हाँ इल्मा, ठीक है बेटा, आप अच्छी जा रही हो, बहुत अच्छे तरीके से तुम काम कर रही हो। तो आपके लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रैक्टिस होगा वो आपको बता दिया जाएगा या प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है सर, अगर एफ बी आर एक क्लास ऑफ पर्सन को स्पेशल टैक्स दे, तो देन उस क्लास ऑफ पर्सन में से कोई नॉर्मल टैक्सियर चाहे तो प्रोसीजर वही होगा। नबील अहमद बेटा वही प्रोसीजर होगा। उसके लिए क्योंकि इंडिविजुअल केस आ गया, तो इंडिविजुअल केस की सूरत में इसको इंडिविजुअल वाले केस में जाना पड़ेगा, यानी कमिश्नर को अप्लाई करेगा।
इल्मा आपको प्रैक्टिस वाला अच्छी से मैं नोट कर लेती हूँ। चलो भाई ऑनलाइन के बच्चों खुश रहो और कल देखता हूँ मैं कि इसी चीज़ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, फिर परसों हम सैलरी से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बेटा। हाँ, एग्जाम टेक्स्ट की बात ये है कि